मौजूद हैं जो कि एडिशनल डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं। यकीनन आपकी खिदमत को ना तस्लीम करना, आपकी अजमतों को ना मानना हम सब के लिए नाइंसाफ़ी होगी। मैं विजेंद्र साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने तासुरात बयान करें। सबसे पहले हाँ छोटा सा कमरा है, आवाज़ तो जाएगी, अभी थोड़ी बढ़ेगी ना आवाज़ धीरे धीरे। सबसे पहले मैं अपने दोस्त, अपने साथी, पुराने मित्र फ़रत भाई को शुक्रिया अदा इसलिए करता हूँ कि मैं 15-20 दिन पहले मैं इनसे मिला था और 2-2.5 साल बाद मुलाकात हुई होगी और मैंने शिकायत की कि साहब अभी क्या बात है, हमको कोई निमंत्रण वगैरह नहीं मिलता। मुझे खुशी हो रही है कि अभी 15 दिन नहीं हुए हैं, आपकी मीटिंग हो गई और मुझे जब पता चला दोस्तों ने बताया कि साहब वो मीटिंग होने जा रही है। तो आज इस मीटिंग में बड़ी बड़ी हस्तियाँ मुझे मिली हैं। मैं मंच पर बैठे हुए हमारे इकबाल साहब, लुकमान साहब वाइस चांसलर रहे हैं, जज साहब जहीरुद्दीन साहब, आपने देवेंद्र बघेल जी हमारे साथी हैं, बहुत अच्छे और पुराने, और सूरज पाल साहब, इनसे भी मुलाकात हो रही है। आज मैं उस वक्त को याद कर रहा था जब मैं पीरजादा साहब भी साथ में हुआ करते थे, बहुत दिन से, बहुत पुराने मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे खुशी हुई कि भाई मेरे कुछ हो है ना, पुराने मेरे दोस्त मिल जाएंगे कम से कम। और सबसे बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ कि हामिद साहब भी आज इसमें हैं। कभी मैंने जब यहाँ आया था सन 80-81 में, तो मैंने आपके घर पर आपकी ड्यूटी साहब निभाई है, आपकी चौकीदारी की है आपके बंगले की। उस वक्त एक लड़के की उसमें गोली लगी थी, पीपीएस सिद्धू थे यहाँ एसपी, उनकी गोली से लड़का मारा गया था हैं, और बड़ा टेंशन का समय था यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ, तो वो यादें मुझे ताज़ा हुई हम सब की। हमारे हमारे शमीम साहब से भी बड़ी मुलाकात, बड़ी मोहब्बत की बातें बहुत हुआ करती थी राजनीति वगैरह पर। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज ऐसा मौका, ये फ़रत भाई का इसमें विशेष शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। मैं 81 में आया तो 81 की बात तो मैंने बता दी। तब मेरा कोई शौक़ नहीं थे, स्विमिंग का शौक़ था मुझे और हॉर्स राइडिंग का। तो यूनिवर्सिटी में जाता था, लड़कों के साथ भी हॉर्स राइडिंग करता था। तब मुझे ज़्यादा कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन जब दोबारा मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई, और वो भी ऐसे दिन हुई जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शहीदी दिवस और बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस भी था उस दिन मेरी यहाँ पोस्टिंग यहाँ पर हुई। और बड़े एक यहाँ भट्टा कांड हो गया था, उसमें हुआ था। तो तब तक मुझे राजनीति का भी तजुर्बा हो गया था। 81 में मेरा तो अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में मुझे बैकग्राउंड की जानकारी मिली, और मेरे लिए बड़ी दिलचस्प, बहुत बड़ा एक अलीगढ़ का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। मेरी पॉलिटिकल कॉन्शसनेस 2 चीज़ों ने बढ़ाई है सबसे ज़्यादा। एक तो मेरी इंटेलिजेंस में पोस्टिंग हुई, मैं नहीं जानता था वहाँ क्या होता है, वहाँ सिर्फ पॉलिटिकल वर्क होता था, कोई क्राइम व्राइम नहीं होता था कुछ भी। रूलिंग पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का, कम्युनल फील्ड में, स्टूडेंट फील्ड में क्या हो रहा है, सारे दिन का चिट्ठा बनता था। 15 दिन का आता था, महीने भर का आता था, और मेरा काम उसको सुपरवाइज करना था। तो और पूरा करीब नेपाल बॉर्डर से, बनारस से लेकर के गोरखपुर तक का वो काम मुझे। तो पुलिस में आने का जो असली जो दिलचस्पी मेरी पैदा हुई कि क्राइम का, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का क्या संबंध है, यह गहराई से देखने को मिला। मैं जब तक मैं यहाँ आया था तो मुझे एक तजुर्बा ये हुआ जो आपने बताया बाबरी मस्जिद का। वहाँ मेरी ड्यूटी लगी, मैं जानकी महल में था। तो एक हमारे यहाँ जवाहर त्रिपाठी IPS ऑफिसर हैं, और अभी भी होंगे शायद वो। हम लोग एक जगह खड़े हुए थे, वो दिन में एकदम खब्दुल हवास हालत में आए, बोले हाँ सर। मैंने, उनके बिल्ले सब निकले हुए थे, कमीज फटी हुई थी। मैंने क्या हुआ भाई? अरे सर आज तो बहुत बुरा हो गया। पता ये चला कि कोई एक मुसलमान खड़ाऊँ की दुकान थी, खड़ाऊँ जो संत लोग पहनते हैं, उसको वो लोग, संगी लोग थे, वो उसको घसीट करके मारे डाल रहे थे। और उसने, जवाहर त्रिपाठी ने उसको बचाया, और बचा करके अपनी जीप में बिठा करके, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह टेंशन, क्या माहौल होगा। उसने जीप में बिठा करके भेज दिया। इतने देर में आवाज़ आई कि साला ये जो SP के लिए ये मुसलमान है। अब वो जो है लोग, भीड़ उन पर पिल पड़ी सा, और गिरा लिया भीड़ को। भीड़ ने गिरा लिया। तो जो उन्होंने मुझे बताया कि साहब जब मैं गिराया तो मेरी कमीज वहीं फट गई, तो अंदर से मेरा जनेऊ
वो पहनते हैं ब्राह्मण लोग, वो दिखाई दिया तो किसी ने कहा नहीं नहीं हिंदू है। ये आईपीएस अधिकारी का मैं बता रहा हूँ, क्या इस देश में लॉ एंड ऑर्डर लॉलेसनेस का क्या माहौल रहा होगा। मैं तो अंदाज कर ही रहा हूँ, आप भी थोड़ा कर सकते हैं। अब उन्होंने मुझे बताया कि साहब, मैंने दिखा करके कहा भाई मैं ब्राह्मण हूँ, त्रिपाठी हूँ। तो उन्होंने बच दिया। तो मैंने कहा त्रिपाठी, मुझे हंसी आई जोर से। मैंने पंडित जी आप तो बच गए, अगर मैं गिराया हुआ तो मैं ना बच के आ पाता। मेरे पास तो आई कार्ड भी नहीं था दिखाने। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह का जो माहौल, और उस वक्त मैं बलिया वगैरह जैसी जगहों में, गोरखपुर वगैरह में रह चुका था। तो ये जो किस तरह से माहौल आज जो दिखाई दे रहा है आपको, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, बहुत कम लोग, मुसलमानों को इतनी फुर्सत भी नहीं होती और इतनी गहराई से उनको जानकारी नहीं होती। इस देश में विक्टिम अकेले मुसलमान नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले विक्टिम है एससी, जिसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं, जो अनटचेबिलिटी के बेस्ट पर कास्ट बना है। अंग्रेजों ने भी जिनको क्लास माना था, वर्ग माना था, वकील साहब बैठे हुए, डिप्रेस्ड क्लास माना था, कास्ट नहीं माना था। ये गांधी जी की कृपा है कि इनको शेड्यूल कास्ट रखा गया, क्योंकि उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। और आमरण अनशन कर दिया अम्बेडकर सन 32 में। ये आरक्षण कोई भीख नहीं है, कोई कन्यादान नहीं है। ये मुस्लिम को 1909 में दिया था, लड़के लिया था कि हमारा भी अधिकार है। क्योंकि जिस हिंदुत्व को आप कहते हैं उसमें अधिकार किसका होता है, आप लोगों का ध्यान नहीं जाता होगा। इस मंदिरों के बारे में मुझे इकोनॉमी का पता लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़े नेता ने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 गुना बजट है उसका। और जब मैंने डाटा देखा तो मुझे लगाया 3 गुना नहीं, ये 15 गुना होगा कम से कम। 1 करोड़ों में सोने की भरा हुआ है। और वो किसके पास है? एक जाति विशेष के पास है वो दौलत। और वो लोग हैं जिन्हें स्कूल से, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अशिक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है। जिसे आप ओबीसी कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं, किसान मजदूर कहते हैं, जिसे आप दलित कहते हैं, जो वेदांत है वो उसकी फिलॉसफी है एक। मुझे तो ताज्जुब होता है, इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उस पर बड़ी किताबें लिखी जाती हैं, गीता में ये लिखा है, ये लिखा है, बुनियादी बात नहीं मालूम करने की जानकारी करते। वेदांत कहता है कि शूद्र चलता फिरता कब्रिस्तान है। शूद्र चलता फिरता कब्रिस्तान है, शमशान है। इसको पढ़ने लिखने नहीं देना चाहिए। और शूद्रों में कल्याण सिंह और माननीय मुलायम सिंह जी आते हैं, बाकी तो एससी वगैरह तो अनटचेबल्स में आते हैं। ये तो इन्हें कम से कम जाति में गांधी जी ने आमरण अनशन करके कि हमारी संख्या कम हो जाएगी। तो मुझे याद आ रही है एक बात कि वो लिखा मैंने किताब में है, और बल्कि वो एक फ्रेंच राइटर हैं। डॉक्टर साहब क्या है उनका नाम लिया करता हूँ? हाँ, नहीं। तो वो फ्रेंच राइटर, उन्होंने अम्बेडकर पे जीवनी भी लिखी है, अथॉरिटी है बहुत कम्युनलिज्म पे, हिंदुत्व पर। उन्होंने एक कोट किया है कि गांधी जी के पास में गए पटेल साहब, और भी और जगह भी लिखा हुआ है, लेटेस्ट उन्होंने किया है। पटेल साहब ने कहा, गांधी जी ये अम्बेडकर बड़ा जिद्दी आदमी है, अगर वो नहीं माना तो हम तो आपके प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। और आपने आमरण अनशन कर दिया है, आपने बहुत गलत किया है। पटेल को जो जवाब दिया है, महादेव देसाई वहाँ बैठे थे, वो कलम बंद कर रहे थे, और वो उसने निकाला खोज करके, फ्रेंच राइटर ने। यहाँ वालों को फुर्सत नहीं है, निकालना तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों को चाहिए था। निकाला उन्होंने। गांधी जी ने कहा कि पटेल, अभी तुम राजनीति के दावपेच नहीं समझते हो, राजनीति के दावपेच तुम नहीं समझते हो। अगर ये हरिजन, क्या ये ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं जानती कि अगर ये हरिजन गुंडे मुसलमान गुंडों से मिल गए तो हम हिंदुओं का क्या होगा? राष्ट्र के पिताजी कह रहे हैं, राष्ट्रपिता कह रहे हैं कि ये मतलब ये पहली बात तो कि नज़र में गुंडे हैं आप सिर्फ, और अगर ये मिल गए तो क्या होगा? गांधी जानते थे कि 25% हैं, 25% और 50% तो अकेले यही हो गए, कोई और आया ना आया, सत्ता आदि तो हाथ में इनके रहनी है। तो आमरण अनशन ऐसे ही नहीं किया था। अब मैं दूसरी बात बता दूं, क्यों एक और बात पे आऊँगा। 1940 में जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर को, भिंडी बाजार में सभा हुई बम्बई में, और रफ़ीक जकारिया की मैंने रेफरेंस दिया था आपको, डीसी साहब को। रफ़ीक जकारिया लिखते हैं अपने कि मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी बम्बई में।
और जब इन दोनों नेताओं के भाषण हुए तो लग रहा था जैसे भीड़ में उन्माद हो गया है। अब उसकी बैकग्राउंड की क्या थी कि अम्बेडकर ने जिन्ना साहब को फ़ोन किया कि भाई मुक्ति दिवस मनाने का आप ही को हक है, आपसे आए तो हमको भी हक है। अभी आपको 20 साल हुए हैं इनके जुल्म देखते हुए, यहाँ हज़ारों साल हो चुके हैं, तो हमको भी हक है। तो उस वक्त अम्बेडकर का जो भाषण हुआ, जिन्ना साहब का भाषण हुआ, उस वक्त उन्होंने कहा कि देखिए इमोशनल होकर के काम नहीं चलेगा, समस्याओं को समाधान के लिए बुनियादों पर, मुद्दों पर हमको इकट्ठा होना चाहिए। हम विक्टिम हैं और विक्टिम सिस्टम के हैं, किसी व्यक्ति के नहीं हैं, किसी गांधी के, नेहरू के या किसी और। वो सिस्टम है जिसे कि मनुवाद कहते हैं, कहती थी मायावती, जिसे ब्राह्मणवाद कहते हैं, जिसे जातिवाद कहते हैं, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। मैं एक बात और बता दूं इंसिडेंटली आपको कि गांधी जी ने जब ये कहा था, गांधी जी से पहले सबसे बड़े लीडर कांग्रेस के तिलक हुआ करते थे, और तिलक ने गणेश पूजा शुरू कराई थी। आज जो भी दंगों का एक कारण है आज की तारीख में भी, बम्बई में जो होती है, और उन्होंने शिवाजी मेला लगवाया था और उनका हफ्ते भर करते थे। उनका काम यही था कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना। जिन्ना के दोस्त थे, जिन्ना भी एलीट क्लास के थे, वो भी एलीट क्लास के थे, दोस्त थे, मुकदमा भी लड़ा था। लेकिन जिन्ना साहब से जब उन्होंने एकता की बात जब भी की तो जिन्ना साहब दाव पेच जानते थे। वो ये भी जानते थे कि जैसे इन्होंने वंचित किया है और अनटचेबल घोषित किया है, कल को सत्ता में आ गए, इनको हमसे भी बहुत शिकायतें हैं। तो उन्होंने कहा भाई जिन्ना साहब, हम आप तिलक साहब, हम आपका साथ देते हैं, बताइए हमें क्या देंगे आप, मेरा राइट क्या होगा। ये रिजर्वेशन नहीं मत समझिए, हो उनकी भाषा थी कि हमारा राइट क्या होगा, हमारा भागीदारी क्या होगी। तो मूल प्रश्न इस देश में भागीदारी का है, और माइनॉरिटीज़ को ही नहीं, SC ST बैकवर्ड माइनॉरिटी जो भी वंचित लोग हैं उनको समझना चाहिए कि भागीदारी। अकेले IAS में जब मैं आया, IPS में, तो पता चला करीब 80% अकेले IAS में एक जाति विशेष के लोग, आज़ाद भारत में। आज तो खैर फौज में भी सब हर जगह उनका वो है। तो ये सोशल जस्टिस इसे कहते हैं। इसको संविधान में लिखा है जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उद्देश्य का में लिखा है। अगर जिंदगी का पर्पस नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर उद्देश्य का नहीं है तो संविधान मुर्दा लाश है, डेड बॉडी है। यहाँ तो वकील लोग बैठे हुए हैं, आप लोग जानते हैं। उसमें लिखा है जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब भागीदारी। किसी एक जाति विशेष का धर्म के नाम पर, वेदांत के नाम पर अगर पढ़ना लिखना आप बंद कर देंगे, जो कि आज भी हो रहा है। आज भी आपको पता है जब भाजपा सत्ता में आई है सन 14 में, जब उन्होंने कहा असली आज़ादी अब मिली है, यही कहा उन्होंने। वो आज़ादी का मतलब क्या था? एजुकेशन की पॉलिसी लागू की। उस पॉलिसी में क्या था? बहुत कम लोगों का, यूनिवर्सिटी के मैं नहीं जानता कितने लोगों का दिमाग में गया होगा, 8वीं क्लास तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा मिड डे मील में, आपने सुना होगा। और 9वीं क्लास फिर वो पास नहीं होना है। तो IAS IPS बनेगा कहाँ से? अरे हम तो उस अंग्रेजी ज़माने का असर था जब गवर्नमेंट स्कूल खुले हुए थे, तो गरीबों के, हमारे जैसे गरीब बाप के बच्चे भी वहाँ चले गए और ये मौका मिला। लेकिन हमने पूरी नौकरी में देखा अपने में कि वो आता है, बात तो मीठी करता है, अच्छी करता है। एक यहाँ पर स्पीकर था माननीय मुलायम सिंह जी का, हाँ, उससे गलती से मैंने उससे ये कह दिया कि पंडित जी अब सब जितने भी भाजपा काम तो आपके रहते हुए भाजपा के भी नहीं रुकते। तो बड़ा नाराज़ मुझसे हुए। तो मैंने कहा ये बताइए, आपने लिखित मेरी शिकायत की है, आपको शिकायत क्या है मुझसे? सब पार्टी के लोग बैठे हुए थे और समाजवादी में माइनॉरिटी के लोग काफ़ी थे, OBC के भी लोग थे, और वो उनका भरोसा मुझे प्राप्त था। इसलिए मैंने हिम्मत करके कहा, मैंने पंडित जी बताइए शिकायत क्या है? अरे मुझे क्या शिकायत होगी? मैंने कहा मैं बता रहा हूँ, आप नहीं बताएंगे। यहाँ बर्तन मांजता हुआ मिलता मैं आपको, झाड़ू लगाता हुआ मिलता, आप मुझे सबरी की तरह सीने से लगाते। आज मैंने कहा मैं कुर्सी पर बैठा हुआ मिला हूँ आपको। तो मैंने कहा पंडित जी ये कुर्सी कन्यादान में नहीं मिली है। बहुत अच्छी। ये सोच रहे हो ना भीख में मिली है रिजर्वेशन, भीख नहीं है, ये बर्थ राइट है आपका। अगर आपको रिप्रेजेंट करने वाला कोई सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है, कौन आपकी बात कहेगा? अभी 10% भाजपा ने सवर्णों के आरक्षण दिया, जैसे कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम होगा वो गरीबी हटाओ, ये जो इंप्रेशन देते हैं ना कि भीख है, कन्यादान है, ऐसा कुछ नहीं है। ये राइट है, भागीदारी है, लोकतंत्र भागीदारी के आधार पर बना हुआ है। तो
ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी भागीदारी को, सामाजिक न्याय को किस तरह सुनिश्चित करें। और हमको ये जानना चाहिए, यूनिवर्सिटी को जानना चाहिए, फिलॉसफी बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, सिर में दर्द होने लगता है। मेरा फिलॉसफी सब्जेक्ट नहीं रहा, मेरा फिलॉसफी सब्जेक्ट, उसकी कहानी अलग है, लेकिन मेरा दिलचस्पी पैदा हुई और आईपीएस में आने के बाद मैंने फिलॉसफी पढ़ा और उसमें कम्युनिस्ट राइटर्स का बहुत बड़ा योगदान है। एक देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय हुए, उनकी किताब मैंने पढ़ी। जब मैं मंसूरी में गया तो मैंने देखा कि उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो ब्राह्मणवादी, जातिवादी जो परंपरा है, इससे हटकर के एक समतावादी परंपरा भी है इस देश में। जैसे इसको वैदिक संस्कृति कहते हैं, वैसे उसको श्रमण संस्कृति कहते हैं। लीडर श्रम पर, योग्यता के आधार पर, जन्म के आधार पर, बाप के नाम पर लीडरशिप नहीं चलेगी। ब्रह्मा जी के मुंह से पैदा हुए हैं इसलिए लीडर नहीं होंगे। कबीर ने कहा है, एक है जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से बया रहा है, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुत है करतू थी। आज भी तू नारी गर्भ से हो रहा है, नौटंकी कर रहा है, मैं मुंह से निकला हूं। कबीर ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, और उन्होंने अपनी किताब की पहली रमनी में कहा ये बात। तो मैं, ये समय नहीं है इस वक्त ज़्यादा इतना, मैं बुनियादी बात पर आना चाहता हूँ। बुनियादी बात है जो आप ही लोगों ने कही है, वकील साहब ने भी कही, सरदार साहब ने भी कही। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 1.5 करोड़ का कैडर आरएसएस का है। वो जिस अफवाह को चाहे फैला सकते हैं। वो 1 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणेश जी को दूध पिला सकते हैं। मैं उस वक्त डीआईजी हेडक्वार्टर था इलाहाबाद में, मैं थोड़ा सा खाना खा के लेटा है, मेरा आदमी बड़ा परेशान हो गया, सर 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 सर। मैंने, क्या हुआ यार? सर गणेश जी दूध पी रहे हैं। मैंने कहा पीने दो, आज मन होगा उनका। मैंने तो हाथ में लड्डू देखा, उनके लड्डू वड्डू खाते हैं, दूध पी रहे हैं। अरे सर बड़ा, तो चलो यार मैं लेटा हुआ, तुम भागो, चलो मैं लेटा। अगले दिन पता चला कि एडीजी साहब ने मीटिंग बुलाई है, सब अधिकारी बैठे हुए हैं और एक त्रिपाठी जी थे, मेरे साथी थे, मेरे एडिशनल एसपी थे। कहना है सर ये राम को नहीं मानते, भगवान राम को ये नहीं मानते। मैंने कहा यार भगवान को कौन नहीं मानेगा, राम को कौन नहीं मानेगा। मैं तो उस राम को मानता हूँ जिसको चोर नहीं चुरा के ले जा सकता। क्योंकि आपके राम को जब चोर ले जाता है चुरा के मूर्ति को, सोने का उनका अगर सिर वो, तो मैंने कहा प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी होती है, हमको ढूंढ के हो गया राम के लाए। तो मेरा राम मेरे दिल में है यार। और मैंने कहा, वो कबीर ने ही कहा है उसमें कि एक राम दशरथ का जाया, एक दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम घट घट में। हाँ, पहले परशुराम है, दूसरे राजा राम। परशुराम कौन से? वो जो ब्राह्मण क्षत्रियों का संहार किया जिन्होंने, एक बार नहीं 21 बार। और जब मर गए तो पैदा कैसे हुए फिर नए क्षत्रिय? ब्राह्मणों के लड़कों का इससे विधवाओं से बच्चे पैदा करो। ये कहानियाँ हैं इनकी। मैंने इसमें कि मेरे खिलाफ भी कोई मुकदमा करेगा तो ऐसे काम कर रहा हूँ। तो वो पहले परशुराम है, दूसरे राजा राम, तीसरे आत्म राम है, तीसरे परशुराम, आजम राम, चौथे आत्म राम। 4 राम या जगत में, 3 नाम व्यवहार और 1 नाम टकसार है, ताको करो विचार। अरे ये 3 नाम तो ऐसे हैं जैसे छिदम्मी लाल, बदामी लाल, इकबाल साहब, फलाने साहब, ये तो एक नाम व्यवहार के लिए जान। असली है आत्म राम। तो वो जिसे तौहीद कहा है, खुदा एक है, जिसको उस पर भरोसा, वो डरता वरता नहीं है किसी से। ये जालिम जो दिखाई दे रहे हैं ये शैडो की तरफ भाग जाएंगे। अब कमी क्या है? 1.5 करोड़ उनकी कार्डर है। आप गाली देती हैं, मायावती जी गाली देती थी उनको। वो यहाँ पर आपके अलीगढ़ में ही आपने देखा, मेरे दीवालों पे लिखा देखा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आपकी तो पार्टी रही है, क्षमा करिए। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और वो अपना चुनाव का कार्यक्रम भी कहाँ, अयोध्या जाकर के परशुराम जयंती के साथ करा रहे हैं। क्या गिरते गिरते कहाँ गिर जाता है। और होड़ चल रही है मान्यवर मुलायम सिंह जी में और मायावती में, होड़ चल रही है कि इन परशुरामों की कौन ज़्यादा सम्मान करेगा और कौन आगे लाएगा। क्योंकि वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गांधी जी ने अगर ये ना कहा होता कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, गांधी जी ने ये कहा, तिलक बड़े लीडर थे, गांधी जी उसके बाद हुए, लेकिन गांधी जी ने आते ही तिलक साहब को समझाया कि मैं सनातनी हिंदू हूँ और वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म है। इंडियन कास्ट सिस्टम इज एटर्नल रिलीजन। तो उन्होंने कहा ये काम का आदमी है, ये बढ़िया काम का आदमी है। क्योंकि ब्राह्मण तो एक्सपोज हो जाता है,
तो तिलक साहब बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दिखाई दे जाते थे, बुनिया दिखाई नहीं देता, और जितना मीठा वो बोल लेता उतना कोई बोल भी नहीं सकता। तो ये लीडर किन लोगों ने बनाया? उन्हीं लोगों ने बनाया जिन्होंने उनको गोली मारी। और गोली भी कब मारी, काम निकाल लिया अपना पूरा। तो मेरा मैं मूल मुद्दे पर आना चाहता हूँ, समय नहीं लूँगा, कि 1.5 करोड़ का कैडर है आपका। अकेले उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें 25 करोड़ की आबादी है, 24 करोड़ की, अकेले मुसलमान और दलित ही कम से कम 10 करोड़ होंगे। 1% कितना होता है सर? गणित मेरी खराब है, आप ही बता दें। 1% 10 करोड़ का कितना होता है? हैं? 10 लाख? 10 लाख? 10 लाख होगा साहब? हैं? 0.1% हो गया। 10 करोड़ का 10 करोड़ का, हाँ मेरे ख्याल से 10 लाख ही होता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप इन्होंने 1.5 करोड़ की बनाई है ना, आप 1 करोड़ की कैडर बना लें, और उस कैडर में वो क्षमता हो, योग्यता हो कि इनकी अफवाहों का खंडन 1 घंटे में नहीं, आधे घंटे में कर दे। आपके पास वो कैडर हो कि जो विक्टिम ऑफ द सिस्टम है उनको यूनाइट करना। ये कितना बड़ा मौका था, किसान मजदूर एक हो जाओ। अरे किसान ओबीसी हैं, दलित बेचारे मजदूर हैं, उनको टचे में और ज़्यादा, इतना ही तो अंतर है। एक को 10 जूते पड़ रहे हैं, एक को 5 पड़ रहे हैं, क्यों नहीं एक हो सकते भैया? और फिर सच्चर कमीशन ने तो बता दिया है। मैं नहीं जानता, उस वक्त मैं मजाक किया करता था, मैंने कहा यार देखो कांग्रेस का रास्ता, मैंने कहा देखो ये जो रिपोर्ट आई है इसका पर्पज़ ये है, वो इसलिए नहीं कि आपको आपका हक मिल जाए, भागीदारी मिल जाए। वो ये बताना चाहते हैं इन आरएसएस वालों को, देखो तुम कहाँ पहुँचाते हैं इनको, हमने वहाँ पहुँचा दिया है। क्या बात है। तो ये प्रॉब्लम बड़ी गंभीर है। ये मामला स्कूल का एजुकेट करने का नहीं है, शिक्षा खोलने का। 150 एक तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खुली हुई है। आगरा में जब अम्बेडकर का मूवमेंट चला तो वहाँ से यूनिवर्सिटी से आदमी भेजा रिसर्च करने को, पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। आदि धर्म पर एक हो रहा था, उसी अमेरिका ने रिसर्च PhD करने को भेजा। हम अलीगढ़ में इतना बड़ा आंदोलन, इतने बड़े जुल्म हो रहे हैं। एक मुशर्रफ साहब है हमारे IG, उन्होंने रिजाइन ही कर दिया था साल नौकरी से जुल्मों को देखते हुए। उन्होंने करीब 29 केस ऐसे दिए हैं कि जहां IV के इशारे पर, केंद्रीय रॉ के इशारे पर, जहां पर के जाति विशेष का वर्चस्व रहता है, मुसलमान नौजवानों को, ऐसे जवानों को जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, उनको बरसों से जेलों में सड़ा रखा है। मैंने DG तिहाड़ जेल की मेरी बैचमेट थी, मैंने उससे मजाक में कहा कि भाई ये कितने होंगे आपके इसमें ब्राह्मण कितने होंगे? बोले अरे वो कहाँ है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ मुसलमान कितने होंगे? तो वही तो हैं सब। दलित कितने होंगे? सब वही हैं। मैंने कहा परसेंटेज बताओ। कुछ वो जवाब नहीं दे पाई, लेकिन पता ये चला कि करीब 70% आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी तिहाड़ जेल में मौजूद है। अब ये जब हमारे 131 MP हैं, 10% को न बोलें, चलो न बोलें, गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं, ये अम्बेडकर ने उनको आरक्षण दिलवाया जिसकी वजह से पार्टियां उनको टिकट देती हैं। उनमें, उन महापुरुषों में एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो उठ के ये कह दे कि ये सामाजिक न्याय है, ये भागीदारी के लिए है, ये गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। मोदी जी आप राजनीति को पहले पढ़िए, आपकी जो यूनिवर्सिटी गलत है। ये जिस जहाँ पढ़ाई आपने की है वो नफरत के सौदागर रहते हैं। सच्चाई ये है कि यहाँ प्यार की, मोहब्बत की ज़रूरत है, और मोहब्बत वहाँ होती है जहाँ इंसाफ होता है। बिना न्याय के प्रेम नहीं हो सकता। तो मैं कैडर के लिए मैं लास्ट में आता हूँ कि भाई हम 1 लाख अगर कैडर बनाए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ ये हिंद महासागर में कूद पड़ेंगे जाकर के। मोदी जी इस तरफ देखेंगे नहीं, यूपी की तरफ। क्यों देखा था उन्होंने? जड़ पता है, सब जड़ पता है। हम समझते हैं कि सन 92 में बाबरी मस्जिद टूटी है। ये मंडल जो है, मुस्लिम की जो समस्या है वो कमंडल है, मंडल नहीं है। हाँ, मंडल है, कमंडल नहीं है। मंडल की रिपोर्ट सन 80 में आई है। पहले तो इन्होंने आत्मदाह कर रहे थे, आपने सुना होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं, आत्मदाह। जब देखा फिर इन्होंने हमले करना शुरू किया दलितों पे, उसी गुजरात में मेडिकल कॉलेज को लेकर के। फिर जब देखा कि वो शेड्यूल ट्राइब बहुत हैं, वो लोग आ गए उनकी मदद में फैक्ट्रियों से निकल के, तो उन्होंने ऐसे कम्युनलिज्म की तरफ घुमाया। और गुजरात में कम्युनलिज्म की पहली परंपरा रही थी, तो दंगे कराए। फिर एक सीरियल चलाया, राम सीरियल,
तो जब कहते थे भाई फ़ोन मिलवाओ, टेलीफोन ड्यूटी वाले बोले अभी सब सीरियल चल रहा है, भगवान राम का सीरियल चल रहा है। ये हालत थी। और इसके बाद तो आपने देखा कोई आंदोलन खड़ा हुआ था बाबरी मस्जिद का ताला खोलने के लिए? कोई नहीं। चाचा नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, डंका बजता था उस वक्त, आधी रात पे चोरों की तरह उन्होंने मूर्ति रख दी वहाँ। क्या सरकार इतनी कमज़ोर हुआ करती है? और वही IAS ऑफिसर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। हमको छोटी सी इतनी सी भी अगर कोई कसूर हुआ होता तो हम या तो पागल खाने भेज दिए जाते या हम जेल में रहते। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, सब बहुत ज़िंदगी के अब तजुर्बे रहे हैं, लेकिन वो कहने के लिए नहीं है। अपने नौजवानों को बताएं हम कि क्या हालात हैं, और अपने नौजवान शिक्षित बनो, स्कूल खोलो। ये सवाल वर्धमान महावीर से 2500 साल पहले किसी ने किया कि तुम हमेशा पढ़ने पर जोर देते हो। आज अंबेडकर भी कहते थे एजुकेट, है ना। ये जितने एजुकेटेड बदमाश तो हैं जो जातिवाद फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, 10,000 करोड़ लेके भाग रहे हैं, ये किसान मजदूर अशिक्षित हैं। बोले नहीं, फिर भी एजुकेट जरूरी है। वर्धमान महावीर ने भी कहा, अंबेडकर ने भी कहा, शिक्षा के बिना, ज्ञान के बिना विवेक जागृत नहीं हो सकता, लॉजिक रीजनिंग जागृत नहीं हो सकती। अब अंधभक्त हो जाएंगे, भक्त नहीं हो सकते, सुपरस्टिशियस हो जाएंगे, सत्य के पुजारी आप नहीं हो सकते। तो हमें उस कैडर की ज़रूरत है। हम 1 लाख अगर संकल्प लें तो साहब यूपी में छोड़िए, अगर अकेले अलीगढ़ में बन जाएगी। और मेरे जैसे सेवकों की कोई कमी नहीं है। मैं भक्त साहब आपकी बूट पॉलिश करने को तैयार रहता हूँ। कोई मुझे काम दीजिए मुझे कोई। और अगर ये, और पढ़ाई का मतलब ये नहीं, देखिए मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता हूँ, मैं ब्रेन को खोल दूँ, हार्ट को खोल दूँ, लेकिन जब तक कोई ज़रूरी नहीं है कि अम्बेडकर की जीवनी भी मैंने पढ़ी हो। हाँ, कोई आंदोलन के बारे में ABCD मैं जानता हूँ, कोई मैं फ़र्क भी जानता हूँ कि लोहिया जी के बारे में और अम्बेडकर में फ़र्क क्या है। बहुत से देश समाजवादी हो सकते हैं। आप जानते होंगे लोहिया जी जब वो कौन सा जब शिला पर खड़े हुए, राम शिला पर, तो देखा उन्होंने लंका की तरफ, उन्होंने कहा यहीं से भगवान राम ने देखा होगा लंका को। और रामायण मेला लगाते थे। अम्बेडकर को गांधी जी की तरह और लोहिया जी के रामायण मेला की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ना वो किसी बिरला मंदिर में मरे, वो टाई पैंट पहन के रहते थे। लेकिन इतना बड़ा धार्मिक आंदोलन भी किसी ने नहीं किया हुआ। एक आवाज़ पर 5 लाख आदमी एक साथ कन्वर्ट हुआ था इसी नागपुर में। और उस वक्त उनका एहसान उनके ऊपर तो मुसलमानों का था, ईसाइयों का था, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। जिस वक्त पटेल ने यह कह दिया था कि पार्लियामेंट के खिड़की और दरवाजे तक हमने बंद कर दिए इसके लिए, उस वक्त बंगाल से चुनवा करके मुस्लिम लीग ने अम्बेडकर को भेजा था। वो आदमी मान जाएगा ऐसा? एहसान भूल जाएगा ऐसा आदमी? थैंकलेस हो सकता है? तो ये सब हमारे नौजवानों को बताया जाना चाहिए कि भैया पाकिस्तान तुम कहते हो जिन्ना ने बनवाया है। शीरभाई की एक किताब दी मैंने बहुत पहले आपको, क्या नाम सब, शीरभाई किताब दी थी मैंने, पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो कहते हैं पाकिस्तान बनाने वाले, बहुत बड़ा वकील है बम्बई के, उन्होंने कहा नेहरू, गांधी का और पटेल का कोई कम रोल नहीं है। ये एक दिन की बात नहीं है। इसके लिए बताने के लिए कम से कम भी मैं चाहूँ तो 10 मिनट और लग जाएंगे। ये सन 19th सेंचुरी राजा राममोहन राय के टाइम से चल रहा है। ये इसमें ये जो फैमिली थी उसकी रविन्द्रनाथ टैगोर वाली, वो भी पूरी इन्वॉल्व थी। जो लोग जानते हैं हिंदू मेला लगा है सन 1867 में, और उसमें यही काम था जो RSS आजकल कर रहा है, जो कि इसने आर्य समाजी ने किया था, शुद्धिकरण और फलाना। ये कोई आज की बीमारी नहीं है। यू हैव टू फाइट विद द सिस्टम, और सिस्टम से लड़ने के लिए आपको संगठन का मतलब क्या होता है, आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पार्टी का देखते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव के बाद कार्यक्रम आता है उसका, एम ऑब्जेक्टिव कार्यक्रम। अब कार्यक्रम को लागू करने के लिए कार्यकर्ता चाहिए ना, कार्यकर्ता की फुर्सत नहीं है। चुनाव लड़ेंगे भाई, इतने हमारे जाटा वोट हैं, इतने मुसलमान हैं, इतने बघेल हैं, हम तो चुनाव जीतेंगे ही। अरे भैया आप जीत जाएंगे, वो 131 बैठे हुए हैं, हिजड़ों को भी मात कर रखा है, हाथ भी नहीं उठा सकते। तुम क्या कर लोगे? मेरे नौजवानों को जागृत करने की ज़रूरत है। घर में अपने बच्चों को, अपने आपने बिल्कुल सही कहा कि घर से शुरुआत होनी चाहिए। अत्ता है तो दीपो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ, आई एम ग्रेटफुल। और मैं फरहत भाई, आपने कर्ज मेरा चुका दिया, आपने इतनी जल्दी मीटिंग कर ली। मैं भी सोचता था यार पता नहीं कह तो आया हो,
लेकिन मुझे ताजुब हुआ 15 दिन में मीटिंग आपसे बुला ली। मैं थैंक यू थोड़ा सा मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा सर जी। आपने जो है यहाँ पर अपनी इस पूरी बात के अंदर बाम सेफ की आइडियोलॉजी को यहाँ पर रखा है। नहीं, बाम सेफ की आइडियोलॉजी अगर होती तो मायावती के लिए मैं सर्वजन पार्टी की बातें न करता। मैं यहाँ प्रचार करने बसपा का नहीं आया हूँ। मायावती अभी बाम सेफ की मेरा कोई लेना देना नहीं है सब बाम सेफ से। मुझे टिकट मिल गया होता। मैं मायावती के इतना, देखिए मैं अलीगढ़ में एसएसपी रहा हूँ और माननीय मुलायम सिंह ने मुझे रखा हो, वो रखते नहीं अगर मुझे मायावती का आदमी समझते तो। मुझे इन सब बाम सेफ का मायावती से कोई ताल्लुक नहीं है। बाम सेफ ने मायावती को डाइवोर्स कर दिया है जब से वो ब्राह्मणों की गोद में जाकर के बैठा। ये भी आपको गलतफहमी है। आप 1 मिनट बैठ जाइए, मैं 1 मिनट बैठ लीजिए, मैं बता देता हूँ। बात आ गई है तो मैं बता देता हूँ। नहीं, मैं बता देता हूँ, वहाँ के बता दूँ। देखिए आपको ये पता नहीं है, सन 93 में 52 में नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। और माननीय मुलायम सिंह जी ने इटावा से चुनाव लड़वा करके जितवा करके भेजा था काशीराम जी को। सन 93 में सरकार बनी, आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री थे। आपके मसूद साहब भी मंत्री थे उसमें, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। इसके बाद में आरएसएस बुद्धि से काम लेते हैं, गुस्से से गालियाँ नहीं बकते हो। उनका एक आदमी था ब्रह्मदत्त द्विवेदी, बहुत बड़ा कैडर का आदमी था और वो आदमी अटल बिहारी वाजपेयी का बिल्कुल ट्रस्टेड आदमी था। और ये बातें सब जब पता लगी, जब उसका मर्डर हुआ तो हवाई हेलीकॉप्टर घूम रहे थे वहाँ फर्रुखाबाद में। ही वाज द, उसने सबसे पहले राखी बंधवाना शुरू किया था बहन मायावती को। और काशीराम की एक गलती थी, बिल्कुल स्वस्थ थे, बीमार पड़ गए थे, ये बात सही है। उस वक्त इलाज कराने जापान भी गए थे। उनकी एक गलती थी कि उन्होंने चार्ज दे दिया मायावती को, जो इतनी योग्य नहीं थी। और दूसरी गलती उनकी ये थी, उन्होंने बहनजी भाई साहब पार्टी बना दिया उसे। बाम सेफ में कैपेबल आदमी थे, काबिल थे, ठीक है, ये सही है कि ज़्यादातर क्लरिकल लोग थे। अधिकारी वहाँ इसलिए नहीं जाते थे, उनका प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट होते हैं, उनके ऊपर जांचें ही बहुत बैठी रहती हैं। आज भी मुझे कहते हैं कि साहब आपके टेलीफोन की सर्वेलांस हो रही है। मैं कहता हूँ यार अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं देखूंगा इनकी सर्वेलांस, चिंता। तो ये आपको ये पता होना चाहिए साहब कि ये जो RSS ने सन 93 से शुरू कर दिया था, 95 में जब मोतीलाल बोरा का भी उसमें बहुत बड़ा रोल था, जब 2 चिट्ठियाँ लेकर के आई हैं। और एक चीज़ और भी याद दिला दूँ, मैं लखनऊ में उस वक्त था, वो जब मूर्ति लगने की परिवर्तन चौक पर लगी तो 4 मूर्तियों का मायावती ने चाहा था और तमिलनाडु से बुलाया था बैकवर्ड क्लास का नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के सब इम्पोर्टेंट लीडर्स काली कपड़े पहन के आए थे। मैं उनसे गेस्ट हाउस में मिलने गया, उन्होंने मुझे किताबें भी दी थी, उनके दस्तखत किए हुए मेरे पास यादें रखी हुई हैं। अनाई मुथ्थू एक उसमें थे, जो आपके अलीगढ़ में प्यारेलाल लोधी जी के बहुत अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने, इन लोगों ने सब ये जो षड्यंत्र हुआ, जब सबकी मूर्ति के लिए अलाउ कर दिया उस RSS वालों ने, मायावती को कहा कि अगर पेरियार की मूर्ति लगी सरकार गिरा देंगे हम। मायावती को समझ में आ जानी चाहिए थी, काशीराम को समझ में आ जानी चाहिए थी, सरकार तो बना ली है, गर्दन तुमने उनके हाथ में दे रखी है और 3 को टॉलरेट कर रहे हैं, 1 को क्यों नहीं कर रहे? तमिलनाडु से क्यों इतना डर लगा? किसी कॉमन सेंस से सोचना चाहिए ना, लेकिन किसी सोचने की फुर्सत कहाँ थी, सत्ता में अंधे हो रहे थे। तो मुझे सब पॉलिटिक्स से लेना देना होता तो मैं तो टिकट बड़ी आसानी से, माननीय मुलायम सिंह भी मेरा विश्वास मुझे प्राप्त था, मायावती का भी था, टिकट मिल सकता था, मैंने कोशिश नहीं की, भाई लोग जानते हैं। अच्छा, धन्यवाद साहब। दोस्तों बेहतरीन, हाँ जी दोस्तों, बेहतरीन तकरीर से नवाज रहे थे विजेंद्र सिंह साहब। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।